चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में निवेश करते हैं या अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए बैंक जमा पर भरोसा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले 1 साल में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां पहले 7% या उससे ज्यादा ब्याज वाली एफडी आम बात थी, वहीं अब ज्यादातर नई एफडी जो है 7% से नीचे के रिटर्न पर आ गई। आरबीआई की ब्याज दर कटौती के बाद बैंकों ने जो है जमा पर मिलने वाला ब्याज घटाना शुरू कर दिया, जिससे निवेशकों की रणनीति भी बदल रही है। लोग छोटी अवधि की ब्याज जो है छोटी अवधि के बजाय जो है लंबी अवधि की एफडी में पैसा लॉक इन कर रहे हैं, जबकि बचत खातों से पैसा निकालकर फिक्स डिपॉजिट की ओर डाला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है सर कि एफडी पर ब्याज दरें आखिरकार जो है क्यों घट रही है, निवेशक क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में एफडी निवेशकों के लिए क्या अवसर है और क्या चैलेंजेस है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे सर। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो ये बताती है कि किस तरह से फिक्स डिपॉजिट्स पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है इस पूरे अनसर्टेन टाइम में जी। और एक आंकड़ा है जो सीधे तौर पर इस बात को साफ करता है। मार्च 2022 में बैंकों के कुल जमा में जो बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट्स हैं उसमें टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट की हिस्सेदारी 55% थी जी। और ये मार्च 2026 में इस साल बढ़कर 61.6% पे पहुंच गई है। ये बताता है कि किस तरह से जो बैंकों के डिपॉजिट्स हैं लोग अब दरअसल फिक्स डिपॉजिट कराने को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं विशाल जी। और इसी का एक आंकड़ा जो है वो ये बताता है कि जो 1 से 3 साल के जो डिपॉजिट हैं उनकी हिस्सेदारी दरअसल ओवरऑल जो टर्म डिपॉजिट्स हैं उसमें बढ़कर 69.8% पहुंच गई है, जो पहले आपकी 50.4% थी। तो एक बड़ा जो है वो चेंज जो है ब्याज दरों में उठापटक के बीच यहाँ कस्टमर्स की प्रेफरेंस के तौर पर दिखाई दे रहा है विशाल। चलिए सर, इस कहानी में बैंकिंग सब बार बार आ रहा है, तो सर बैंक जो है ब्याज दरें क्यों घटा रहे हैं ये हम जो है आपसे समझना चाहेंगे। जबकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ फरवरी 2025 से लेकर अभी तक सर आरबीआई ने कुल 125 बेसिस पॉइंट का जो है रेट कट किया है, फिर क्यों घटा रहे हैं बैंक? नहीं, बैंक देखो ब्याज दरें घटा नहीं रहे, डिपॉजिट्स पर बैंकों को दरअसल ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। होम लोन के या दूसरे जितने भी तरह के रेट्स हैं, लोन के रेट हैं, वहाँ तो कटौती हुई है, वहाँ कमी आई है और जो डिपॉजिट्स हैं वहाँ बैंक ज़्यादा ब्याज देने के लिए मजबूर हैं। और पूरा का पूरा जो ब्याज दरों का सिनेरियो है उसको लेकर लोगों के मन में एक शंका है। इसीलिए जो 1 साल तक के जो डिपॉजिट्स हैं उनकी जो हिस्सेदारी है वो 8.8% पर आ गई है, जो पहले 16.5% से ज़्यादा थी, 16.7% थी, वहाँ से घट के 8.8% आ गई है। यानी लोगों को ये लग रहा है कि 1 साल तक के जो अगर वो एफडी कराते हैं तो वहाँ पे एफडी को लॉक करना, कम पीरियड की एफडी को लॉक करना वो उनके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। लोगों को लग रहा है कि शायद आगे चलकर ब्याज दरें अगर कम हुई, इसलिए लोग 1 से 3 साल के यानी ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के एफडीज को विशाल करने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। चलिए सर, अब किस तरह के निवेशक जो हैं सबसे ज़्यादा पैसा जमा कर रहे हैं, तो हाउस होल्ड्स अभी भी सबसे बड़े निवेशक के रूप में जो है उभर कर सामने आ रहे हैं सर। कुल बैंक डिपॉजिट्स में 59.3% योगदान जो है घरेलू निवेशकों का है, यानी आम लोग अभी भी बैंक एफडी को, जैसा कि प्रवीण सर भी कह रहे हैं, सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। बड़े निवेशकों का भी दबदबा बना हुआ है सर। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से ज़्यादा की एफडी का हिस्सा जो है 46.3% है। 5 करोड़ से ज़्यादा की एफडी अकेले 34.8% हिस्सेदारी रखती है। तो सर ये तो हुई बैंक एफडी की बात। अब हम आपसे समझना चाहेंगे इसमें भी दो चीज़ें और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हैं विशाल समझने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात जो आरबीआई के जो पूरा जो रिपोर्ट है उसमें ये पता चल रही है कि जो डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के मामले में जो सरकारी बैंक है वो प्राइवेट बैंकों को पछाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों को आप ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हुए देखते हैं। हमारे सबके दिमाग में ये बात रहती है। ज़्यादा ब्याज दर एक वक्त था सर जी, ये लोग ज़्यादा देते थे। हाँ, अब क्या है कि जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है एफडीज की, टर्म डिपॉजिट्स की, उसमें प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उनकी हिस्सेदारी 50.8% रही, 50.8%, और जो निजी बैंक है वो 38.6% रहा है। तो सरकारी बैंकों, और अगर आप पिछले 1-1.5 साल को देखेंगे तो जो लोन, हाउसिंग लोन की भी जब बात आ रही थी, जहाँ जो बड़े लोन माने जाते हैं होम सरकारी बैंक से लोग ले, वहाँ सरकारी बैंकों ने प्राइवेट बैंकों को पछाड़ दिया था। तो एक बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है जी। एक और चीज़ है, लोगों की अगर आप उसको देखेंगे बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है
पहले लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रख लेते थे कि भाई कब ज़रूरत पड़ जाए। अब सेविंग जो डिपॉजिट है वो घटा है। यानी लोग एफडी को तरजीह दे रहे हैं, जो आपका 28.7% पर आ गया, जो पहले तकरीबन 35%। मतलब आप कहना चाहते थे पहले मोटा मोटी जो आदमी रकम रखता था पहले सेविंग अकाउंट में रखता था कि 50,000 1 लाख के आसपास, अब लोग आप कह रहे हैं कि जो बदलाव आया है वो 50,000 या 1 लाख को उठा के सीधे एफडी कर दे रहा है। एफडी कर दे रहा है। और यही चीज़ है कि जो ओवरऑल डिपॉजिट है, ये भी एक आंकड़ा आरबीआई की रिपोर्ट से निकल कर आ रहा है, वो बताता है कि ओवरऑल डिपॉजिट में टर्म डिपॉजिट का जो हिस्सा है वो मार्च 2026 में बढ़कर 61.6% हो गया, जो पहले मार्च 2022 में 55.2% था। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर लोगों का दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यहाँ जिस तरह का अनिश्चित माहौल है उसमें एफडी में ज़्यादा ठीक ठाक उनको सुरक्षित कमाई हो सकती है। चलिए प्रवीण सर, आपके पहले पॉइंट पर आते हैं, जो आपने पहली बात बताई। आपने कहा कि लोग जो हैं ज़्यादा तरजीह जो है वो सरकारी बैंकों को दे रहे हैं, चाहे एफडी का मामला हो, चाहे हाउसिंग लोन लेना हो, या पर्सनल लोन लेना, या कार लोन लेना। बिल्कुल सर, इसके पीछे क्या ये कहानी हो सकती है कि जो लगातार हम लोग जो एक चेन ऑफ समझिए कि खबर देखा, एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, कोटक बैंक को देख लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देख लीजिए, और तमाम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को भी का भी अगर नाम जोड़ लीजिए, जिस तरह से जो खबरें आई, बुरी खबरें आई, बाजार को भी इम्पैक्ट देती हुई देखिए, उससे सेंटीमेंट बिगड़ा और लोगों को लगा कि नहीं भाई छोड़िए, प्राइवेट बैंकों में क्या को पैसा रखें, इंडसइंड बैंक में क्यों पैसा रखें, वो पैसा जो है सरकारी बैंकों पर रखा जाए। नहीं, बिल्कुल। इसके देखो दो फैक्टर हैं, दो मोटी वजहें हैं। एक वजह तो ये है जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सरकारी बैंकों पर भरोसा लोगों का ज़्यादा है, और ये ट्रेडिशनली है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो रही थी? गड़बड़ी हो रही थी कंज्यूमर के या जो कस्टमर के एक्सपीरियंस को लेकर। आप ब्रांच जाते थे, ब्रांच में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप लाइन में खड़े हुए हैं, घंटों खड़े हुए, चाहे पैसा निकालना हो या जमा करना हो। तमाम तरीके के जो हर्डल, जो मुश्किलें थी, उसकी वजह से लोग मजबूरी में प्राइवेट बैंकों का रुख करते थे। लेकिन प्राइवेट बैंकों में क्या हुआ कि उनकी अपनी मनमानी की व्यवस्था है, किसी भी तरह का चार्ज ले लेना, किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस के चार्ज लेना, ये लोगों को वहाँ ट्रबल करती है। तो लोगों का एक तो वो भरोसा जो प्राइवेट बैंकों पे कम है उस वजह से। दूसरी चीज़, सरकारी बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आप को प्राइवेट बैंकों के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश भी की, अपने आप को सुधारा है। कस्टमर एक्सपीरियंस के मामले में भी सुधारा है, और लोन या डिपॉजिट्स को लेकर जितना एग्रेसिवली काम करना है उस चीज़ को लेके भी सुधारा है। और जब होम लोन की बात, जब हमने कहा कि प्राइवेट बैंकों को पछाड़ा है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि सरकारी बैंक ज़्यादा एग्रेसिवली, ज़्यादा सस्ते लोन रेट पर कर्ज जो है वो बांट रहे थे। इसलिए लोगों को लगा कि साहब निजी बैंक पे जाने से अच्छा है सरकारी बैंक पे ले लो। तो वहाँ एक जो है अब बढ़त हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए सर, अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा फ्राइडे के लिए। फ्राइडे को जो है एमपीसी की बैठक है, वहाँ क्या हो सकता है सर? सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछूंगा कि क्या जो हम लोग लगातार जो देखते आ रहे थे, फरवरी से देखते आ रहे थे कि 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट का दौर था, क्या आगे भी ये दौर कंटिन्यू रहेगा? और अगर नहीं रहेगा तो क्या ये चीज़ें सीधे पलट जाएंगी? जो रेट कट का दौर है सीधे अब रेट हाइक पे आ जाएगा? बिल्कुल। देखिए, रेट कट की तो अब आप समझ लीजिए कि वो अब सपना है कि आगे रेट कट होंगे। अब रेट बढ़ेगा कब, ये इस बात का इंतज़ार है। लेकिन जो ठीक जो एमपीसी की बैठक या मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है, उससे ठीक पहले सरकार की तरफ से एक बड़ा संकेत यहाँ दिखाई दे रहा है, जो रिजर्व बैंक को एक तरह से दिया गया है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की मई 2026 की जो आर्थिक जो वो है इकोनॉमिक स्टेटस एक तरह से रिपोर्ट है, उसमें रिव्यू जो है, उसमें सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है, जी मैं कुछ फैक्टर से बताता हूँ, केवल खतरे देखकर जो है ब्याज दर न बढ़ाई जाए। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पश्चिम एशिया में तनाव जो है वो बना हुआ है, रुपए पर दबाव है, और मॉनसून को लेकर भी अनसर्टेनिटीज है। इसको लेकर कहा गया कि सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स को देख के आप रेट कट मत कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, इसको देखकर रेट आप बढ़ाएं ना। आरबीआई को लेकर ये माना जा रहा है कि जिस तरह से 3.48% की महंगाई का आंकड़ा आया, और तमाम क्रूड ऑयल की महंगाई है, बाकी चीज़ें जिस तरह से हैं, उसमें हो सकता है कि रिजर्व बैंक जून में ही एक रेट हाइक कर दे। लेकिन अब सरकार की तरफ से एक तरह से ये कह दिया गया है कि साहब आप अभी नहीं, रुक जाइए, पहले ये देख लीजिए कि इस पूरी क्राइसिस का स्पिल ओवर कहाँ जा रहा है,
यानी जो महंगाई बढ़ी है या तेल महंगा हुआ है उसका स्पिल ओवर कहाँ जा रहा है, क्या लोगों की सब्जियां महंगी होंगी, क्या ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, क्या बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें महंगाई आएगी, हालांकि आ चुकी है। वही तो सर, मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता था कि ये जो लिखा गया है बात कि सस्टेन्ड इन्फ्लेशन स्पिल ओवर, ये मुझे बात ही नहीं समझ में आई कि लिखा हुआ है इसमें कि असली चिंता तब शुरू होगी जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। अरे भाई, मेट्रो के किराए बढ़ गए, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो फेयर्स जो है वो बढ़ गए, और साग सब्जी अगर हम लेने जा रहे हैं तो वो उसकी कीमतें बढ़ गई। लेकिन सरकार उसमें, मैं बताता हूँ, सरकार उसमें संभवतः सरकार का सोचना ये है, और जिस तरह की पूरी चर्चा चल रही है ट्रंप और ईरान की लीडरशिप के बीच में, सरकार को ये लग रहा है कि देर सवेर हो सकता है अगले 48 घंटे में, हो सकता है अगले एक हफ्ते में दोनों देशों के बीच में एक परमानेंट सीजफायर हो जाए। अच्छा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए पूरी तरह से, क्रूड की आवाजाही सुनिश्चित हो जाए, और भारत को तेल के लेके आवाजाही थोड़ी सी दुरुस्त हुई भी है। तो सरकार को ये लग रहा है कि ये जो अभी की जो तेजी है कीमतों में, महंगाई में, बाकी चीज़ों में, ये एक टेम्परेरी चीज़ है। इसके जरिए बढ़ी हुई महंगाई के आधार पर अगर तत्काल आरबीआई रेट बढ़ा देगा तो ग्रोथ पर सीधा हैम्पर होगा, और इसलिए सरकार चाहती है कि एक बार जंग रुक जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्रूड की क्या स्थिति होती है। सस्ता होगा तो क्या बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली मॉडरेट होंगी, महंगाई मॉडरेट होगी, तो हो सकता है कि रिजर्व बैंक के पास फिर और हेडरूम रहे, क्योंकि महंगाई की दर अभी भी आपकी 2 से 6% के जो ब्रैकेट है उसके बीच में है। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि ब्याज दर बढ़ने से सरकार क्यों बचना चाहती है, क्योंकि देखिए इससे जो है, जैसा कि प्रवीण सर ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, होम लोन महंगा हो जाता है, कार लोन महंगा हो जाता है, बिजनेस लोन, कंपनियों का निवेश जो है वो घट जाता है, और लोगों की कम खर्च करने की सीधे तौर पर कंजम्पशन। विशाल, सरकार ग्रोथ और ब्याज दरों के बीच में या महंगाई के बीच में अभी ग्रोथ को चुन रही है। सरकार चाहती है कि ग्रोथ पर किसी तरह का अड़ंगा नहीं लगना चाहिए। एक बार ब्याज दरें अगर महंगी हुई तो कॉरपोरेट से लेके आम आदमी तक के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा। जो कंपनियां केपेक्स लगाना चाहती हैं, पैसा उधार लेकर लगाना चाहती हैं, वो सब अपने हाथ रोक लेंगे।